गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोग प्रकाश के लक्षण के बारे में पढ़ रहे थे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। आज देखिए हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की उत्क्रमणीयता रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं? उत्क्रमणीयता, उत्क्रम वर्ड से बना हुआ है उत्क्रमणीयता। उत्क्रम मतलब होता है उल्टा। देखिए रिवर्स मीन क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो यहाँ उसका जो उल्टा वाला लक्षण है, ठीक है। अब उल्टा किस रिस्पेक्ट में है देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई परावर्तक तल है। क्या है? परावर्तक तल है। और परावर्तक तल क्या होता है कि इस परावर्तक तल पर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होता है, कोई प्रकाश किरण गिरता है, तो वो प्रकाश किरण टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण यहां से चलकर आया ऐसे और ऐसे टकरा गया। ठीक है, और टकरा गया तो टकराने के बाद ये ऐसे परावर्तित हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो देखिए प्रकाश किरण किस मार्ग से आया? इस मार्ग से आया। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो देखिए ए की तरफ से आकर बी पर आपतित हुआ और बी से आपतन के पश्चात फिर टकरा के फिर ये परावर्तित होता है, परावर्तित होकर फिर सी बिंदु की ओर चला जाता है। यानी कि ये प्रकाश किरण ऐसे आया, टकराने के बाद ऐसे चला गया। ठीक है, अब अगर ये प्रकाश किरण देखिए इधर से जो हम प्रकाश डालते हैं, ये प्रकाश किरण का क्या है? मार्ग है। मार्ग कौन सा है? ए बी बी सी। ठीक है, ये प्रकाश किरण का मार्ग है। अब अगर प्रकाश किरण को इसी के उल्टी डायरेक्शन से डालें, अभी तक इधर से जा रहा था, अब हम प्रकाश किरण को उधर से डालते हैं, इसी मार्ग पर अगर हम उधर से डालते हैं, ठीक है, तो ये टकराने के बाद इसी मार्ग पे जाएगा जिस मार्ग से उस बार आया था। बस मेरा यानी कि प्रकाश किरण को अगर इधर से डालते हैं तो इस मार्ग से होकर जाता है, और इसी मार्ग पर अगर उल्टी दिशा में डालते हैं तो टकराने के पश्चात ये इसी मार्ग पर जाएगा। यानी कि इधर से प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है, उधर से भी प्रकाश किरण क्या होता है? उसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश किरण एक डायरेक्शन से जैसे परावर्तित होती है, दूसरे डायरेक्शन से भी उसी तरह परावर्तित होती है। ठीक है, उसी मार्ग पर ही चलती है, चाहे सीधी डायरेक्शन में हो चाहे उल्टी डायरेक्शन में हो। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसके पश्चात हम आते हैं प्रतिबिंब पर। प्रतिबिंब इसको कहते हैं इमेज। देखिए एक होता है जैसे वस्तु या इसी को कहते हैं बिंब, वस्तु या बिंब, ऑब्जेक्ट। एक सिंपल वे में समझ लीजिए कि वस्तु और प्रतिबिंब होती क्या है। जैसे आप शीशे में, समतल दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हो, तो शीशे में आपका चेहरा दिखाई देता है। तो जो शीशे में आपका चेहरा दिखाई देता है वो क्या है? वो आपके चेहरे का प्रतिबिंब है। वो क्या है? आपके चेहरे का प्रतिबिंब है। जो आपका अपना चेहरा है वो क्या है? वस्तु है, या इसी को बिंब कहते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो जो आपका अपना चेहरा है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वस्तु कहलाएगा, और जो शीशे में दिखता है वो आपके चेहरे का प्रतिबिंब कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए साइंटिफिक डेफिनेशन प्रतिबिंब की आप कैसे पढ़ते हैं? प्रतिबिंब इमेज जैसे ये कोई अवतल दर्पण है। अभी दर्पणों के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे फिर आपको। ये कोई अवतल दर्पण है और कोई प्रकाश किरण को यहां से डालते हैं तो ये टकराने के बाद ऐसे लंबवत डालते हैं, टकराने के बाद इसी मार्ग में वापस लौट जाएगा।
ये प्रकाश किरण ऐसे टकराती है और ऐसे ही वापस लौट जाती है। अब कोई प्रकाश किरण को फिर इसी के समांतर और कहीं से डालते हैं ऐसे, फिर टकराने के पश्चात ऐसे जाएगी। तो देखिए ये वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद ऐसे आ गई, तो इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। और ये प्रकाश किरण टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट गई, तो एक परावर्तित प्रकाश किरण ये है, एक परावर्तित प्रकाश किरण ये है। तो दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें कहाँ पे मिलती हैं? यहाँ पर। तो जहां पर मिलती हैं यही प्रतिबिंब कहलाता है, इमेज। यही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण जहां मिलती हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ये तो अवतल दर्पण था। अब इसी प्रकार उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण अब किसी प्रकाश किरण को ऐसे लंबवत डालेंगे, फिर टकराने के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट जाता है। अब किसी और प्रकाश किरण को हम इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, ये मुख्य अक्ष कहलाती है दर्पण की, और समांतर डालते हैं, तो ये टकराने के पश्चात ऐसे लौट जाती है, ऐसे। तो देखिए एक परावर्तित प्रकाश किरण ये हो गई, एक परावर्तित प्रकाश किरण ये हो गई। ठीक है, वो वाली उधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, तो आगे कहीं नहीं मिलेंगी। ये देखने से पता चल रहा है कि आगे ये परावर्तित प्रकाश किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, ये कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, जितना दूर जाएंगे उतना इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तो देखिए अगर इन्हीं प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं, तो ये पीछे बढ़ा दिए, इसको भी पीछे बढ़ा दें, तो ये इस बिंदु पर मिलती हैं। तो अगर ये वाली परावर्तित प्रकाश किरणें यहां से देखेंगे तो ऐसा लगेगा इसी बिंदु से आ रही हैं, और यहां से अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा इसी बिंदु से ये प्रकाश किरण आ रही है। तो ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लग रहा है कि ये परावर्तित प्रकाश किरणें इसी बिंदु से आ रही हैं, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। समझ आ रहा है? तो देखिए इस दर्पण में क्या था? परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ क्या है? परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है? उस वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब क्या होती है? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वही क्या कहलाता है? उस वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रतिबिंब होता है ये दो प्रकार का होता है। ये प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसे कहते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अगर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये प्रकाश किरणें चली और टकराने के बाद वास्तव में जाके ये टकराने के बाद कहाँ मिलती हैं? बिंदु यहाँ पर मिलती हैं, इस बिंदु पर मिलती हैं। जब इस बिंदु पर मिलती हैं तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? ये बिंदु कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, रियल इमेज होगा, क्योंकि प्रकाश किरणें यहाँ पर रियल में मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। ओके, और अगर प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसा लग रहा है कि ये परावर्तित प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं? इस बिंदु से आ रही है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। अगर आभास होता है कि यहां पर मिल रही है तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। यहाँ प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही तो वास्तविक प्रतिबिंब, और यहाँ पर इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है या आभास हो रही है या इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से प्रतिबिंब आपने समझ लिया कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, इमेज आर टू टाइप्स, फर्स्ट रियल इमेज एंड सेकंड इज वर्चुअल इमेज। ओके, अब इसके बाद दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण, मिरर। दर्पण क्या होता है, देखिए जैसे आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, वो क्या है, दर्पण है ना दर्पण। तो उस शीशे को आप देखिए, जिसमें वो जो दर्पण होता है, दर्पण का जो शीशा होता है, उसको आप अगर देखिए तो क्या होता है, एक तरफ वो चमकीला होता है, यानी कि परावर्तित होता है, जिधर आपका चेहरा दिखाई देता है तो उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। और आप दूसरे तल पे देखेंगे तो लाल रंग का पेंट लगा होता है, दूसरी सतह पर देखेंगे, दूसरे तल पर देखेंगे तो लाल रंग का क्या होता है, पेंट लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लेते हैं ये है शीशा, ठीक है, और इधर ये परावर्तक तल है, इधर लाल पेंट है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये शीशा है तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे देखेंगे तो एक लाइन दिखेगी आपको। अगर ऐसे देखते हैं तो ये तल नहीं दिखता है, ऐसे लाइन दिखती है। तो मान लेते हैं ऐसे है, तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये तल है। और इसका जो एक तल होता है, ये एक तल है, इस एक तल पे क्या करते हैं, चांदी की एक पतली परत चढ़ा देते हैं, चांदी की एक पतली परत चढ़ा देते हैं, इसे कहते हैं चांदी की कलई करना। तो चांदी की एक पतला लेप इस पे चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का पेंट होता है लाल कलर का। चांदी की कलई करने के बाद लाल ऑक्साइड का उस पे पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है पॉलिश करना। जैसे दर्पण का, आपके शीशे का पिछला भाग जो लाल रंग का होता है वही क्या कहते हैं, पॉलिश करना। तो जो सतह इसका पॉलिश रहेगा उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, ठीक है। अब ये दर्पण जैसे एक ऐसे लाइन दिखा दी गई या किसी तरह लाइन दिखा गई तो उसमें दो सतह होंगे, ऐसे आपको दिखेगा। तो एक सतह इधर वाला, एक सतह इधर वाला। तो एक सतह उधर वाला है, एक सतह इधर वाला। अगर ये लाइन इधर खींची गई है, समझ लीजिए उधर वाला सतह क्या है, पॉलिश है। और अगर ये लाइन इधर दिखाई गई तो समझ लीजिए इधर वाला सतह पॉलिश है, ठीक है। तो देखिए यहां पर, तो दर्पण क्या हुआ, दर्पण ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम मतलब शीशा, ठीक है। एक शीशा होता है जिसके एक सतह पर क्या होता है, चांदी की कलई की होती है और उसके ऊपर लाल रंग का पेंट रहता है, ठीक है। लाल ऑक्साइड का, लाल रंग का, लाल ऑक्साइड का क्या होता है, पेंट रहता है। यानी कि एक सतह पर उस पर क्या होता है, पॉलिश किया होता है, और एक सतह क्या होता है, परावर्ती होता है, ठीक है। एक सतह कैसा होता है, परावर्ती। तो ये ध्यान रखिएगा, कांच की एक सतह पर पॉलिश होता है और दूसरी सतह पर क्या होता है, परावर्तक होता है। तो देखिए अब जो ये दर्पण होता है, ये दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण जो पढ़ते हैं आप, ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसे कहते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब जो ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है उत्तल दर्पण, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर होता है।
हो गया, देख लीजिए। अब ये समतल दर्पण, गोली दर्पण है। दर्पण दो प्रकार होता है, कौन कौन? समतल दर्पण और गोली दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और गोली दर्पण भी दो प्रकार होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अब देखिए, ये दर्पण को समझने के लिए आपको थोड़ा पृष्ठ समझना होगा। क्या समझना होगा? पृष्ठ। तो देखिए, पृष्ठ, पृष्ठ इसको बोलते हैं सरफेस। पृष्ठ, पृष्ठ क्या होता है? सतह। पृष्ठ क्या होता है? सतह। जैसे देख लीजिए, जिसे मान लीजिए इस बुक की ये सतह है, ठीक है, ये बुक की क्या है? सतह है, ठीक है, जैसे ये बोर्ड का सतह है, ठीक है। अब सतह तीन प्रकार का होता है, वो तीन प्रकार का कौन कौन सा होता है? या तो सतह समतल होगा, या तो उत्तल होगा, या तो अवतल होगा, ठीक है। देखिए, हम समझाते हैं इसको। जैसे ये बुक की सतह है, तो ये कैसा है? सतह प्लेन है। कैसा है? प्लेन, समतल। जैसे ये बोर्ड की सतह है, ये कैसा है? समतल है, ठीक है। इसकी जो सतह है, इसका जो पृष्ठ है, ये कैसा है? समतल है। तो अगर ऐसे सीधा सीधा रहेगा तो ये क्या कहेंगे? समतल। जैसे ये बोर्ड का सतह क्या है? समतल है, ठीक है। समतल समझ आ रहा है? प्लेन सतह, समतल सतह, समतल पृष्ठ, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसी प्लेन सतह को, हम इस बुक को ऐसे मोड़ दें, तो देखिए, अब जो सतह बन गई, अब जो सतह है ये कैसा है? ये गोलीय हो गई। हो गई ना? देखिए, ये सतह कैसे हो गई? गोलीय हो गई, हो गई। यहां देखिए, जब ऐसे था तो इसमें दो सतह था, एक सतह इधर का था, एक सतह इधर का था, एक पृष्ठ ये था, एक पृष्ठ ये था, और दोनों कैसे थे? समतल थे। इधर वाला पृष्ठ भी समतल था, इधर वाला पृष्ठ भी समतल था। लेकिन हम इसको ऐसे फोल्ड कर दिए, ऐसे मोड़ दिए, ठीक है। अब इसका ये वाला सतह है और ये वाला सतह, सतह तो दोनों है, लेकिन ये सतह भी गोलीय हो गया, ये वाला सतह भी गोलीय हो गया। लेकिन इस गोलीय सतह और इस गोलीय सतह में अंतर है। क्या अंतर है? ये वाला सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है और ये वाला सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। देखिए, ये वाला जो सतह है इधर वाला, ये ऐसे अंदर की ओर धंसा हुआ है, और ये वाला जो सतह है ये बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो इस उभरे हुए सतह को, इस उभरे हुए सतह को हम उत्तल कहते हैं, और अंदर धंसे हुए सतह को अवतल। समझ आ रहा है? तो सतह तीन प्रकार का होता है, समतल, ठीक है, ये समतल, और अगर ऐसे रहेगा, उभरा हुआ सतह रहेगा तो क्या होगा? उत्तल, अंदर धंसा हुआ सतह रहेगा तो क्या होगा? अवतल। जैसे ये उत्तल सतह है और ये अवतल सतह है, समझ आ रहा है? और ये समतल सतह है, अगर समतल रहेगा तो इन्हीं सतहों के आधार पर हम दर्पण को इतने भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे देख लीजिए, ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक तल समतल होता है, जिसका परावर्तक तल क्या होता है? समतल होता है, वो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उत्तल हो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा हो? उत्तल हो, क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा हो? अवतल हो, तो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। तो शॉर्ट वे में समझ लीजिए, अगर परावर्तक तल समतल है दर्पण का तो समतल दर्पण कहेंगे, परावर्तक तल अगर उत्तल है तो उत्तल दर्पण कहेंगे, परावर्तक तल अगर अवतल है तो अवतल दर्पण कहेंगे। ओके, जिसे देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देख लीजिए, जैसे ये है, ये समतल है, ठीक है। तो इसको ऐसे दो पृष्ठ होगा तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये, और इसकी इस सतह पर पॉलिश है, ये सतह परावर्तक है, तो ये सतह पॉलिश है, तो इस पे हम ऐसे ऐसे दिखाएंगे। तो इस दर्पण का जो उधर वाला सतह है, इस तरफ का देखिए ऐसे है, इस तरह का जो सतह है इस पर क्या है? पॉलिश है,
और इस वाले सतह पर क्या है, कुछ नहीं, पॉलिश नहीं है, तो ये तल कैसा होगा, इधर वाला सतह क्या होगा, परावर्तक होगा। तो ये वाला सतह क्या है, परावर्तक है। तो जो परावर्तक तल है देखिए वो कैसा है, समतल है। ठीक है, यानी कि प्रकाश किरण अगर इस पर डालेंगे तो इसे टकरा कर ऐसे परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से ये क्या है, ये समतल दर्पण है। ये कैसे दर्पण है, समतल दर्पण है। तो हम चित्र में समतल दर्पण को ऐसे ही दर्शाएंगे। ये है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो जब भी समतल दर्पण की बात आएगी हम ऐसे ही दर्शाएंगे। ये प्रकाश किरण को दिखाया गया है, यहाँ प्रकाश किरण डालते तो ये परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये प्रकाश किरण को दिखाया गया है। तो कहीं भी समतल दर्पण रहेगा तो हम ऐसे करेंगे। तो ये वाला सतह क्या होगा, परावर्तक होगा, और ये वाला सतह क्या होगा, पॉलिश होगा। तो इसका देखिए परावर्तक तल कैसा है, समतल है, इसलिए क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये है सतह, अब इसी को हम ऐसे फोल्ड कर दें, ये है, इसी को हम ऐसे फोल्ड कर दें। अब देखिए इसे फोल्ड कर दिए, ठीक है, तो ऐसे दिखेगा हमको, ये देखिए ऐसे दिखेगा, सामने से देखिए ये ऐसे दिख रहा है ना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे। अब ये गोली हो गया सतह। अब इसमें दो सतह हैं, ठीक है, ऐसे हो गया तो इसमें दो सतह हैं। एक सतह ये है, एक सतह ये है, यानी कि इसका एक सतह इधर से है, एक सतह इधर से है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इस सतह पर पॉलिश कर देते हैं, इस सतह पर पॉलिश कर देते हैं, तो ये वाला सतह जो होगा वो पॉलिश हो गया, और ये वाला सतह क्या है, परावर्तक हो गया। इस सतह पर पॉलिश है, ये सतह परावर्तक है। ठीक है, तो जो इधर वाली सतह होगी, इधर वाली जो सतह होगी वो कैसा है, अवतल। ठीक है, और इधर वाली जो सतह है वो कैसा है, उत्तल। ठीक है, ये वाली सतह चूंकि देखिए उभरी हुई है तो इस वाली सतह को क्या कहेंगे, उत्तल। ये अंदर धसी हुई है तो इस वाली सतह को क्या कहेंगे, अवतल। सतह की बात कर रहा हूं, दर्पण की बात नहीं कर रहा हूं, सतह। तो ये सतह कैसा है, अवतल, ये वाली सतह कैसा है, उत्तल। तो इधर वाली सतह उत्तल है और इधर वाली सतह क्या है, अवतल। तो परावर्तक कौन सा है, उत्तल। इसका जो ये वाला तल है, उत्तल तल है, वो कैसा है, परावर्तक है। तो परावर्तक तल उत्तल है, इसीलिए इस दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, मिरर। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उत्तल होता है, जिसका परावर्तक तल कैसा होता है, उत्तल होता है, क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक तल उत्तल होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में परावर्तक तल कैसा होता है, उत्तल होता है, और पॉलिश किस तल पर रहता है, अवतल पृष्ठ पर पॉलिश होता है। उत्तल दर्पण के अवतल पृष्ठ पर पॉलिश होता है। ठीक है, अब इसी का उल्टा देख लीजिए। ठीक है, जैसे ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसका ये वाला सतह क्या है, उत्तल है, ये वाला सतह कैसा है, उत्तल, और ये वाला सतह कैसा है, अवतल। ये वाला सतह कैसा है, अवतल है ना। तो देखिए अब अगर इस सतह पर पॉलिश कर देते हैं, इस सतह पर पॉलिश कर देते हैं, तो कौन सा सतह पॉलिश है, उत्तल। उत्तल पृष्ठ क्या है, पॉलिश है, और अवतल पृष्ठ क्या है, परावर्तक है। ठीक है, तो चूंकि इस दर्पण का जो परावर्तक तल है वो अवतल है, इसलिए इस दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण। तो देखिए अब अवतल दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल है वो अवतल होता है, और जो पॉलिश होता है वो उत्तल पृष्ठ पर होता है। ठीक है, उत्तल पृष्ठ पर होता है। ठीक है, तो ये देखिए दर्पण तीन प्रकार के हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब समतल दर्पण में क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उत्तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अवतल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में जो पॉलिश होता है वो अवतल पृष्ठ पर होता है, और अवतल दर्पण में जो पॉलिश होता है वो उत्तल पृष्ठ पर होता है। ओके,
अब इसके बाद गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। अब ये गोलीय दर्पण देखिए, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डिफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए इन परिभाषाएं किसकी किसकी पढ़ेंगे, थोड़ा इसको समझ लीजिए। जैसे एक आप पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा आप पढ़ेंगे ध्रुव, इसे कहते हैं पोल ध्रुव। और तीसरा आप पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और चौथा आप पढ़ेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और पांचवा पढ़ेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और 6 नंबर पढ़ेंगे फोकस तल, फोकस तल इसको कहते हैं फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। और एक पढ़ेंगे द्वारक, द्वारक इसको बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर। तो देखिए गोलीय दर्पणों से संबंधित ये कुछ शब्द हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का फोकस तल क्या होता है, गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होता है। ठीक है, ये जो शब्द हैं ये गोलीय दर्पणों से संबंधित है। गोलीय दर्पणों का जो कॉन्सेप्ट है, गोलीय दर्पणों का जो आप अध्ययन करते हो उसको सही से समझने के लिए इन बिंदुओं को जानना बहुत जरूरी है, इन शब्दों को जानना ज्यादा जरूरी है। इन शब्दों को आप अच्छे से समझेंगे तभी जाके गोलीय दर्पणों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। तो पहले हम थोड़ा सा, चूंकि ये गोलीय दर्पणों से संबंधित है तो गोलीय दर्पणों के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमने आपको बताया कि गोलीय दर्पण का क्या होता है, उसका एक सतह ऐसे गोली होता है सतह, उसका एक सतह पॉलिश होता है, एक सतह परावर्तक होता है। एक सतह पर पॉलिश रहता है, एक सतह क्या होता है, परावर्तक होता है। अब जो ये गोलीय दर्पण है ये किसी गोले का भाग होता है। जैसे ये कंप्लीट गोला है, मान लीजिए कंप्लीट ऐसे गोला है, ठीक है, ये कंप्लीट गोला है, उसी कंप्लीट गोले का एक भाग काट लिया जाता है। जैसे कटा हुआ भाग है, एक भाग क्या किया जाता है, उसी गोले से अलग कर लिया गया। ठीक है, अब इसकी एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं, एक सतह परावर्तक बना देते हैं, तो यही क्या हो गया, दर्पण। ठीक है, अगर ये सतह परावर्तक बनाते हैं तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा, और अगर ये सतह परावर्तक बनाते हैं तो अवतल दर्पण कहलाएगा।
यानी कि गोलीय दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ करेंगे, इसको मिटाएंगे। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई गोला है, मान लेते हैं ये कोई गोला है। ठीक है, ये गोला है, इस गोले का ये केंद्र है, इस गोले का ये केंद्र है, ये केंद्र मान लेते हैं सी है। क्या है? सी है। अब इस गोले का यहां से लेकर यहां तक का भाग हम काट लेते हैं, यहां से यहां तक का भाग काट लेते हैं, ये इस भाग को, इस भाग को काट कर हम अलग कर लेते हैं, इतने भाग को, इतने भाग को काट कर अलग करते हैं। ये देखिए गोले का ये भाग ऐसे ऐसे ही रहेगा, ये गोले का भाग है। ठीक है, इतना काट कर अलग कर दें तो इसमें दो सतह होगा, एक इधर का सतह होगा, एक इधर का सतह होगा, होगा ना, दो सतह होगा। अगर हम इस सतह पर पॉलिश कर देते हैं, इस सतह पर पॉलिश कर देते हैं और ये सतह परावर्तक होता है, तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सा दर्पण बन गया? ये अवतल दर्पण बन गया। क्यों अवतल दर्पण बन गया? क्योंकि इसका अवतल पृष्ठ परावर्तक है। ठीक है, और अगर यही पॉलिश, यही पॉलिश हम इस पृष्ठ पे कर दें, इस पृष्ठ पे कर दें और वो वाली सतह परावर्तक रहे, तो हम इस दर्पण को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण कहेंगे? क्योंकि इसका जो उत्तल पृष्ठ है वो परावर्तक है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये अवतल दर्पण जिस गोले का भाग होगा, जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, इसी गोले से काट कर अलग कर लिया गया, मान लेते हैं इस गोले से काट कर हम अलग कर लिए, ये काट कर अलग कर लिए। ठीक है, तो जिस गोले का भाग होता है ये गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को हम इसकी वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता, वक्रता माने क्या होता है? झुकाव, पृष्ठ का झुकाव। जो पृष्ठ का झुकाव है उसका केंद्र कहाँ है? यहां पर। तो इसी केंद्र को हम कहेंगे इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी गोले के केंद्र को हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं। ये वक्रता केंद्र समझ में आ गया? ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का खंड होता है, उसी गोले के केंद्र को हम उस गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को सी से दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद देखिए, जैसे यहां से लेकर यहां तक ये परावर्तक तल है, इधर वाला परावर्तक तल है ना। अब इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, जैसे देखिए इधर से और इधर से बराबर दूरी होगी, तो ये मध्य बिंदु है। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से दिखाते हैं। ध्रुव को किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो जैसे इसका ध्रुव ये है, हम ध्रुव को पी से दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या। आप जानते हैं ये गोला है, केंद्र से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो यही त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, आप वक्रता त्रिज्या को कैसे परिभाषित करेंगे? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या फिर अदर लैंग्वेज में आप कह सकते हैं गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है?
वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र एक बिंदु है, ध्रुव भी एक बिंदु है, लेकिन वक्रता त्रिज्या एक दूरी है। समझ में आ रहा है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाएंगे। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। ये देखिए, जैसे ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, यहां से होकर जाने वाली ऐसी रेखा, ठीक है, ऐसी रेखा जो जो वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों से होकर जाती है वही क्या कहलाती है? दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे ये दर्पण की मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा उस गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इसके बाद मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको रफ करेंगे। देखिए, जिसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और चूंकि इसका झुकाव इधर है, देखिए इसका झुकाव इधर है, तो केंद्र इधर ही होगा, यानी कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र इधर है, और ये इसका ध्रुव है। यहां से होकर जाने वाली जो रेखा होगी ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये क्या है? मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। अब अगर मुख्य अक्ष के अंदिश किसी प्रकाश किरण को डालेंगे, ऐसे प्रकाश किरण जाएगी तो टकराने के बाद ये उसी मार्ग में वापस लौट आती है। मुख्य अक्ष के अंदिश जब प्रकाश किरण जाती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, क्योंकि मुख्य अक्ष के अंदिश जाने वाली प्रकाश किरणें इस दर्पण पर लंबवत आपतित होती हैं। जब लंबवत आपतित होती हैं, टकराने के बाद लंबवत ही परावर्तित भी होंगी। तो देखिए, और एक प्रकाश किरण को इसी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं, समांतर आपतित कराते हैं। ठीक है, तो समांतर आपतित कराने के पश्चात, जैसे मान लीजिए ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं। ठीक है, समांतर आपतित कराने के पश्चात जब ये टकरा कर वापस लौटती है तो ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच से होकर जाती है, ठीक बीचों बीच। वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, इसके ठीक बीचों बीच से होकर जाती है, यहां से ऐसे ठीक बीचों बीच से हो जाएगी। यही जो बिंदु होता है, इसी बिंदु को फोकस कहते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, इसी को कहते हैं। यानी कि जो मुख्य फोकस होता है वो एक बिंदु है। क्या है? बिंदु है, और इसको कैपिटल F से दिखाते हैं। समझ आ रहा है? और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है, इसे दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f से दिखाते हैं। तो ये दोनों बातों को याद रखिएगा कि जो फोकस होता है उसे कैपिटल F से दिखाते हैं, और ये एक बिंदु होता है, और जो फोकस दूरी होता है उसको स्मॉल f से दिखाते हैं, और ये एक दूरी होती है। समझ आ रहा है? यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी, और इस बिंदु को फोकस कहते हैं। समझ आ रहा है? और ये तो अवतल दर्पण के रिस्पेक्ट में हो गया। अगर हम उत्तल दर्पण के रिस्पेक्ट में देखेंगे, उत्तल दर्पण, जैसे मान लीजिए ये उत्तल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब इसका झुकाव उधर है तो केंद्र इधर ही होगा। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, और इससे होकर जाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। ठीक है, तो ये क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये रेखा मुख्य अक्ष हो गई। अब किसी प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं इसे। ठीक है, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, समांतर आपतित कराते हैं। क्योंकि ये दर्पण है, ठीक है, तो टकराने के बाद वापस लौटेगी। तो जब वापस लौटती है ऐसे, ठीक है, तो देखिए ये मुख्य अक्ष को तो कहीं नहीं काटेगी, मुख्य अक्ष यहाँ पर है। जब ये ऐसे आती है तो मुख्य अक्ष से दूर जा रही है, तो मुख्य अक्ष को काटेगी नहीं, तो इसको पीछे बढ़ाते हैं। इसी रेखा को जैसे आगे गई है तो इसको पीछे बढ़ाते हैं। तो ये ठीक जो है
ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीचों बीच मिलती है, इसी को कहते हैं फोकस। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? फोकस। इस उत्तल दर्पण का ये क्या है? फोकस है। तो देखिए यहां समांतर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें ला रहे थे, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष को काटती हैं, यहां समांतर ले आते हैं, तो टकराने के पश्चात क्या होती है? जैसे मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये परावर्तित प्रकाश किरण यहाँ काटती हैं और ये परावर्तित प्रकाश किरण इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदु होगा ये इस दर्पण का फोकस होगा और ये जो बिंदु होगा वो इस दर्पण का फोकस होगा। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। हमने अभी आपको बताया कि ध्यान रखिएगा फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं और फोकस एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, जबकि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं और फोकस दूरी एक दूरी होती है किसके बीच की? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य फोकस की जो परिभाषा है वो क्या है देख लीजिए। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये समांतर ही चल रही है ना, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, देखिए यहां भी समांतर चल रही है, यहां भी समांतर चल रही है। तो किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फोकस। इसके बाद फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? फोकस तल, फोकस, अब फोकस तल, फोकस इसमें है, फोकस वर्ड है, इसका मतलब ये फोकस से जरूर संबंधित होगा। तो फोकस तल ये एक तल होता है, प्लेन होता है, जैसे ये हथेली का हमारा तल है। अगर इसी फोकस पर ये ऐसे रखा हो तल, फोकस पर ऐसे रखा हो तो इसी तल को हम कहेंगे फोकस तल। यहां ऐसे रखा रहेगा, यहां ऐसे रखा रहेगा। ठीक है, तो ये फोकस तल कहलाएगा। अब ये फोकस तल कहलाएगा तो फोकस तल को परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए किसी दर्पण के फोकस से होकर जाने वाले लंबवत तल को, ये लंबवत ही तो है ना, किसी दर्पण के फोकस से होकर जाने वाले लंबवत तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ठीक है, अब आता है द्वारक। द्वारक क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल जो होता है, जैसे ये दर्पण का परावर्तक तल इधर है ना, तो इसका जो परावर्तक तल का व्यास होगा, परावर्तक तल का जो ये व्यास होता है यही क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। जैसे परावर्तक तल इसमें इधर है तो इसका जो व्यास होगा यही क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाता है। तो किसी दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है वो द्वारक कहलाता है, अपर्चर। ठीक है, तो इतनी सारी जो 7 आपके पॉइंट थे इनको आप सही से बार बार वीडियो को रिपीट कर करके आप सही से समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको सही से समझ में आते हैं 7 पॉइंट तो आपको इसके बारे में पढ़ना बिल्कुल आसान रहेगा और आराम से आपके जो ये लाइट्स है, प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश का इसके बाद अपवर्तन पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू।